पोटाशियम परमैंगनेट की जो प्रिपरेशन है वो हमने नहीं पढ़ी है, और उसके जो रिएक्शंस हैं इसमें पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम के अंदर भी और बेसिक मीडियम के अंदर भी। ये हमने देखना है कि एसिडिक मीडियम में वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और एसिडिक मीडियम में जो पोटाशियम परमैंगनेट गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और बेसिक मीडियम में वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उसके फिर यूजेस क्या हैं पोटाशियम परमैंगनेट के। और उसके बाद जो है वो करियन है, एक्सपेरिमेंशन और फोटोग्राफी है। छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये, तो हम चाहते हैं ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है वो फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर लेंगे। और आपका जो डी ब्लॉक का टेस्ट होगा फिर वो सिंध के सिलेबस से भी होगा, आपको सिंध का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा डी ब्लॉक के लिए, पंजाब का भी पढ़ना पड़ेगा और फेडरल का भी पढ़ना पड़ेगा सिलेबस। जो फेडरल से मैंने टॉपिक जितने आपको पढ़ा है वो फेडरल से पढ़ने पड़ेंगे आपको, पंजाब से जितने हमने टॉपिक पढ़े वो पंजाब से पढ़ने पड़ेंगे आपको, और जितने सिंध से हमने टॉपिक पढ़े हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंध के टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, तो वो आपको सिंध की बुक से पढ़ने पड़ेंगे। और इससे पहले जो टेस्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट का, बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आपको मैंने पेजेस बता दिए हैं फेडरल की बुक के, कि फेडरल की बुक के कितने पेजेस हैं जो आपको मैंने इंडिकेट कर दिए हैं, उनको पढ़ना है। और पंजाब की बुक में मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, पंजाब की बुक का पीडीएफ है, वो आपको पढ़ना है एस ब्लॉक और टी ब्लॉक के बारे में। तो पंजाब की बुक में तो है ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वो, मगर जो फेडरल के आपको पेजेस भेजे हैं उसके अंदर एस ब्लॉक और टी ब्लॉक भी हैं। उसके अंदर देखो फास्फोरस के रिएक्शन भी हैं, उसके अंदर क्लोरीन के रिएक्शंस भी हैं, उसके अंदर सल्फर के रिएक्शंस भी हैं। तो बेटा ये पी ब्लॉक हो गया। और जो पीएमसी का सिलेबस है उसके मुताबिक तो वो सही है, पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट का जिक्र है, तो वो तो इसमें है। इसमें क्लोरीन का भी जिक्र है, क्लोरीन के रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है, फास्फोरस का रिएक्शन वाटर के साथ, फास्फोरस के ऑक्साइड्स, क्लोरीन के ऑक्साइड्स एसिडिक हैं, बेसिक हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, ये तो पी ब्लॉक में आ जाती हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है पोटाशियम परमैंगनेट। KMnO4 बेटा पोटाशियम परमैंगनेट, आपको पता ही है कि पोटाशियम परमैंगनेट सॉलिड का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, पानी के अंदर के कम्प्लीटली सोल्यूबल है, वाटर के अंदर ये कम्प्लीटली सोल्यूबल है और डीप पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाता है। पोटाशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। और पोटाशियम परमैंगनेट में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है। तो पोटाशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। फ्रॉम MnO2, बेटा इसको MnO2 से बनाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड से। व्हेन MnO2 is fused with potassium hydroxide in presence of oxygen, to get green color पोटाशियम मैग्नेट तो मिलेगा हमें K2MnO4, बेटा ग्रीन कलर का मिलेगा K2MnO4। इस K2MnO4 से आगे पोटाशियम परमैंगनेट मिलेगा। देखो पोटाशियम परमैंगनेट को हम प्रिपेयर करते हैं MnO2 से, मगर MnO2 को जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा ग्रीन कलर का K2MnO4 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। तो इसका मतलब है डायरेक्ट हमें ये नहीं मिलेगा। देखो MnO2 जो MnO2 है उसको हीट देते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा K2MnO4। बेटा K2MnO4 मिलेगा। पोटाशियम मैग्नेट मिलेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। और कलर इसका ग्रीन है, प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर दो। तो पोटाशियम मैग्नेट मिला है। अब पोटाशियम मैग्नेट जो है इसको रिएक्शन कराते हैं ओजोन के साथ या क्लोरीन के साथ। बेटा जो पोटाशियम मैग्नेट है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर के साथ, उसके बाद उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ठीक है, देखो K2MnO4 is treated with to get oxidized product। K2MnO4, तो बेटा K2MnO4 जो है K2MnO4 को रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ या ओजोन के साथ, या क्लोरीन या ओजोन, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन के बाद मिलेगा हमें पोटाशियम परमैंगनेट। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 और K2MnO4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 7। तो 6 से क्या मिल गया हमें? 7 मिल गया। बेटा 6 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडाइज होकर क्या मिल गया? पोटाशियम परमैंगनेट मिल गया 7, प्लस मिलेगा KCl। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। बेटा क्लोरीन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, क्लोरीन का देखो चार्ज 0 है, अब हो गया -1, तो इसके अंदर रिडक्शन हुई है। और इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है। इसका कलर ग्रीन है और इसका जो कलर है पर्पल सॉलिड। ओजोन के साथ, तो ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन से। बेटा K2MnO4 की इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4। देखो K2MnO4 की जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, बेटा K2MnO4 की जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे भी हमें KMnO4 मिलेगा, पोटाशियम परमैंगनेट मिलेगा। ठीक है, तो पोटाशियम जो परमैंगनेट है, पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और पोटाशियम परमैंगनेट को जब हम हीट देते हैं, KMnO4 को जब हम हीट देंगे तो हमें मिलेगा K2MnO4 MnO2 और ऑक्सीजन।
बेटा पोटाशियम परमैंगनेट उसको जब हम हीट देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? पोटाशियम मैग्नेट मिलेगा, MnO2 मिलेगा और ऑक्सीजन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बेसिक टेस्ट में आ चुका है कि पोटाशियम परमैंगनेट को हीट देने के बाद क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट का हम पढ़ कर आए थे कि सिल्वर नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं तो सिल्वर मेटल NO2 और ऑक्सीजन गैस, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या इस ब्लॉक के अंदर जो हम पढ़ता है सोडियम नाइट्रेट को जो हम हीट देते हैं या लिथियम नाइट्रेट को हीट देते हैं, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट को हीट देने के अलग प्रोडक्ट बनते हैं, लिथियम ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और ऑक्सीजन गैस। जब हम सोडियम नाइट्रेट को हम हीट देते हैं तो सोडियम नाइट्राइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये हमें प्रोडक्ट्स याद करने पड़ेंगे हीट देने वाले। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब या तो इस ब्लॉक के एलिमेंट से आ सकता है क्वेश्चन, या ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिल्वर नाइट्रेट का आ सकता है, या पोटाशियम परमैंगनेट का भी आ सकता है। पोटाशियम परमैंगनेट का पहले क्वेश्चन आया हुआ ये टेस्ट के अंदर कि पोटाशियम परमैंगनेट को हीट देने के बाद कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो पोटाशियम परमैंगनेट को जब हम हीट देंगे तो पोटाशियम मैग्नेट मिलेगा, MnO2 मिलेगा और क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन। अच्छा, पोटाशियम परमैंगनेट वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल है। ये पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है। अच्छा, KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटाशियम परमैंगनेट जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम, it accept 5 इलेक्ट्रॉन। पांच इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एंड चेन टू Mn2 आइंस। देखो पोटाशियम जो परमैंगनेट है एसिडिक मीडियम में अगर यूज करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Mn+2 में तब्दील हो जाएगा। देखो MnO4 -1, क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट पानी के अंदर डिजॉल्व करने के बाद ये आयंस में टूट जाता है, परमैंगनेट आयन बनाता है। ये जो परमैंगनेट आयन है एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। परमैंगनेट आयन में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेटस 7। बेटा पोटाशियम परमैंगनेट वैसे भी आपको पता है जब पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं इसको तो आयंस में ये टूट जाता है। तो इसका Mn का ऑक्सीडेशन स्टेटस 7, ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और तब्दील हो जाएगा Mn2 में। देखो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेटस 7 से 2 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। Mn का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेटस में 7 है, 7 से 2 का मतलब डिफरेंस 5 इलेक्ट्रॉन का है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर मीडियम एसिडिक होगा तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसको हम बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन 4 हैं तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। 4 ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन 8 हैं तो इधर 8 H आयंस लगा देंगे। तो ये था एसिडिक मीडियम के अंदर। देखो एसिडिक मीडियम के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और MnO2 बनाता है।
और यहाँ पे Mn2 में। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी इस तरह भी आ सकता है कि भाई एसिडिक मीडियम में पोटाशियम परमैंगनेट चेंज इनटू, एसिडिक मीडियम में जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो किसके अंदर चेंज होता है, Mn+2 में तब्दील हो जाता है। MnO4 रिड्यूस हो जाता है Mn+2 के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। अच्छा, इन बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, it accepts 3 electrons। ये एक्सेप्ट करता है 3 इलेक्ट्रॉन, गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन, चेंज टू MnO2। और ये MnO2 में तब्दील हो जाएगा। तो याद कर लो, बेसिक मीडियम में MnO4 जो होता है वो MnO2 में तब्दील होता है, और एसिडिक मीडियम में जो MnO4 है वो Mn+2 में तब्दील होता है। ये डिफरेंस है इस दोनों के अंदर। देखो, MnO4 चेंज होगा MnO2 के अंदर। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 7 है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 4 है, और डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन का है। बेटा 7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे Mn का, और यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 है, और जो डिफरेंस है वो 3 इलेक्ट्रॉन का है। तो याद कर लो, बेसिक मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और न्यूट्रल मीडियम में भी ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और तब्दील होगा MnO2 के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3। अच्छा, तो बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करने का तरीका भी अलग है। बेटा बेसिक मीडियम इसको बैलेंस करने का जो तरीका है वो भी अलग है। बेसिक मीडियम में जो ऑक्सीजन है, जो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन है, उसको हम OH से बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं OH आयन से। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की कमी है, इस साइड पे 2 ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH आयंस हम डबल लगाते हैं। जितने की कमी होती है उसी से डबल OH आयंस लगाते हैं। कमी 2 ऑक्सीजन की है, देखो कमी है 2 ऑक्सीजन की, तो OH आयंस लगेंगे 4 OH आयंस लगेंगे प्रोडक्ट की साइड पर। बेटा OH आयंस लगेंगे 4, जितने की कमी होती है उसी से डबल हम OH आयंस लगाते हैं, और उसका हाफ का मतलब 4 का हाफ क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लगा देंगे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस होंगे। तो ये है बेसिक मीडियम। ठीक है, तो अब देखो, पोटाशियम परमैंगनेट Fe2 को ऑक्सीडाइज करता है Fe3 में। देखो KMnO4 ऑक्सीडाइज Fe2 टू Fe3। बेटा Fe2 को Fe3 में, NO2 टू NO3, Fe2 को Fe3 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब NO2 को NO3 में तब्दील करेंगे तो NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5, यहाँ भी ऑक्सीडाइज हो गया। देखो Fe2 से Fe3 बना, NO2 से NO3 बन गया। ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। बेटा ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड +4। देखो ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, इससे बन गया 4।
ठीक है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1, यहाँ पे ऑक्सीजन है 0, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। Ki2I2, Ki में I का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो इससे बन गया 0, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया और खुद अपने आप को रिड्यूस करेगा Mn2 में, इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा। बेटा पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो Fe2 को Fe3 में, फिर इसको फेरिक में, NO2 को NO3 में, ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O2 को ऑक्सीजन में और Ki को I2 में तब्दील कर देता है। इन सबको ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, और खुद रिड्यूस होगा एसिडिक मीडियम में, तो Mn2 बनाएगा। अब देखो पहला इसका रिएक्शन है MnO4 -1 प्लस Fe +2 Mn +2 और Fe3। तो अब देखो Fe में ऑक्सीडेशन हुई है और Mn के अंदर रिडक्शन हुई है। ठीक है, अब देखो Mn में रिडक्शन हुई है और Fe में ऑक्सीडेशन हुई है 2 से 3 और ये खुद रिड्यूस हो गया। मीडियम एसिडिक है, एसिड की मीडियम का मतलब एचाइंस भी इसके अंदर होंगे। अब इसको हमने बैलेंस करना है। रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्सीडेशन हुई है 1 इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। बेटा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे 1 और गेन हो रहे हैं 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 लगा दो, इधर MnO4 5 कैरी करेगा। ऑक्सीजन 4 हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दो। ऑक्सीजन 4 है तो 4 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर। हाइड्रोजन 8 हो जाएंगी तो 8 HNs लगेंगे, तो पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। पूरी इक्वेशन देखो बैलेंस हो गई है। MnO4 प्लस NO2 Mn +2 प्लस NO3। देखो यहाँ से पता चला एसिडिक मीडियम का, क्योंकि MnO4 Mn2 में तब्दील हो गया है। बेटा MnO4 जब Mn2 में तब्दील होगा, Mn +2 में तब्दील होगा, तो उसका मतलब मीडियम का पता चल गया एसिडिक है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 से 2, रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन्स की। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, 5, ऑक्सीडेशन हुई है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। बेटा ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स की, रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन्स की। अब इनको हमने बैलेंस करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इसका मतलब है
MnO4 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 लगा दो। MnO4 की इक्वेशन के आगे 2 लगेगा और NO2 आगे लगेगा 5। हाँ, अब देखो ऑक्सीजन टोटल कितनी है यहाँ पे, ऑक्सीजन 8 हो गई, 4 को 2 से 8 हो गई, 2 को 5 से मिली 10 हो गई, 18 इधर ऑक्सीजन है। बेटा देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 10, 2 को 5 से 10, तो ये ऑक्सीजन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 8 ये 18 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन की कमी है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन बैलेंस होगी, तो पूरी क्वेश्चन बैलेंस होगी। तो इस तरह सारी क्वेश्चंस ऐसे बैलेंस हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है MnO4-1 प्लस H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड Mn2 बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 से 2 रिडक्शन, और ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और कार्बन डाइऑक्साइड में +4। ऑक्सीडेशन ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है बेटा इसके अंदर। अच्छा पहले ऐसा करो, इसके अंदर रिडक्शन हुई है, 5 इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीडेशन हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन की। ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की। अब मगर कार्बन के 2 एटम हैं, एटम कितने हैं, 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। बेटा कार्बन के 2 एटम, तो इसका मतलब एक कार्बन 1 लूज करेगा, 2 कार्बन 2 लूज करेंगे, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम, 5 से, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 लगा दो, इधर भी 2 लगेगा। अब कार्बन के एटम आपको 10 करने हैं, कार्बन के एटम आपको 10 बनाने, एक कार्बन का एटम 1 यूज करता है, 10 कार्बन का एटम 10 यूज करेंगे, तो इसके आगे 5 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 एटम ये हैं, 2 एटम है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 कार्बन का एटम, 10 कार्बन का एटम 10 यूज करेंगे, यहाँ पे आपको 10 लगाना पड़ेगा। दस कार्बन, इस यहाँ पे आपको 10 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के 2 एटम थे, इसलिए हमने 5 लगा दिया था, ताकि कार्बन का एटम दोनों साइड पे बराबर हो जाए। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 8 28 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 20, तो यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल। बेटा देखो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गई ऑक्सीजन, 8 ये हो गए 28, इधर भी ऑक्सीजन कितनी हो गई 28, ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोजन कितनी लगानी पड़ेंगी, हाइड्रोजन ऑलरेडी इसमें 10 मौजूद हैं, इधर हाइड्रोजन है 16, बेटा इधर हाइड्रोजन 16 है, और इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है 10, तो 10 लगा दें एक चांस, ये भी बैलेंस हो गया। इस तरह MnO4 -1 प्लस H2O2 पर ऑक्साइड, ये भी तब्दील किसके अंदर हो रहा है,
Mn2 में और ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेटस, Mn का ऑक्सीडेशन 7, रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा देखो अच्छा बेटा हाइड्रोजन आयन 6 होंगी, क्योंकि मैंने कहा बोला तो 6 था, लिखा 10 था। ठीक है, अब देखो रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन की, बेटा रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन्स की, और -1 से 0 ऑक्सीडेशन हुई 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक ऑक्सीजन एक लूज कर रहा है, एक ऑक्सीजन का एटम एक लूज कर रहा है। ऑक्सीजन का एटम डबल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बेटा एटम डबल है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के एटम डबल हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और 5 गेन हो रहे हैं। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रॉन 10 बन जाते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इलेक्ट्रॉन 10 बन जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो। बेटा रिडक्शन की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2। ऑक्सीडेशन की इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे 5 लगा दो। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 18 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 10, ऑक्सीजन यहाँ पे 10 हैं। तो अब कितने लगाएंगे हम, इधर ऑक्सीजन है 18, इधर ऑक्सीजन 10 है, इसका मतलब है 8 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, 8 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। और हाइड्रोजन कितने लगेंगी, 16 ये हैं, 16 में से 10 निकाल दें, बाकी 6 चांस लगेंगे। तो पूरी इक्वेशन देखो बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस तरह हमने बैलेंस कर रही है, इससे पोटाशियम आयोडाइड की इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इन बेसिक मीडियम KMnO4 reduced to MnO2। बेटा बेसिक मीडियम में KMnO4 रिड्यूस किसके अंदर होगा, MnO2 में होगा, और गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। तीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ये। देखो पोटाशियम आयोडाइड प्लस KMnO4, पोटाशियम आयोडाइड है प्लस KMnO4, बेसिक मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ। पोटाशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा KiO3 में। देखो बेसिक मीडियम में जो पोटाशियम आयोडाइड है वो ऑक्सीडाइज होगा KiO3 में, और ये रिड्यूस होगा MnO2 के अंदर। आयोडीन का -1 और KiO3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। बेटा पोटाशियम आयोडाइड जो है Ki-1, अब KiO3 में जो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। देखो KiO3 बराबर है 0 के, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन का -2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको इस तरह रखना है कि ओवरऑल जो चार्ज है वो 0 हो जाए।
तो +5, पोटाशियम +1, इसका +5 इन -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो बराबर होगा 0, तो +5 हो गया। ऑक्सीडेशन हुई है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, बेटा ऑक्सीडेशन हुई है 6 इलेक्ट्रॉन की, -1 से +5, -1 से +5 हो गया, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और Mn +7 है, +4, रिडक्शन हुई है 3 इलेक्ट्रॉन। बेटा ऑक्सीडेशन 6 इलेक्ट्रॉन की और रिडक्शन हुई है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो मल्टीप्लाई से रिडक्शन को करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन 6 बन रहे हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, तो डायरेक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। इसका नेगेटिव बैलेंस। हाँ, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और 3 7 हो गई। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन 4 है, 4 और 3 कितनी हो गई, 7 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है एक ही कमी है, तो आपको 2 लगाने पड़ेंगे बेस के मालिक्यूल, 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मालिक्यूल लगाने पड़ेंगे। बेटा बेस के मालिक्यूल लगाने पड़ेंगे, और बेस कौन सी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, 2 मालिक्यूल को बेस के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ओ एच हम डबल लगाते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पोटाशियम आयंस और ओ एच मिलकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और एक वाटर मालिक्यूल लगाते हैं। यहाँ पे बेस के मालिक्यूल 2 लगाए हमने, क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी थी, तो ओ एच डबल लगाए, ओ एच के साथ पोटाशियम मिलकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया उन्होंने, और उसके साथ एक वाटर मालिक्यूल लगा दिया, बैलेंस हो गया। अच्छा, इसके अलावा दूसरी इक्वेशन में H2O2 है, वो ऑक्सीजन में तब्दील हो जाता है। बेटा H2O2 ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगा। तो पोटाशियम जो परमैग्नेट है वो डिसइंफेक्टेंट भी है। बेटा पोटाशियम परमैग्नेट देखो डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। पोटाशियम परमैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये। साइन है ओके। या ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल, देखो करियन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल, या केमिकल डिके ऑफ द मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ सराउंडिंग, या ड्यू टू एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, या एक्शन ऑफ द लिक्विड। देखो बेटा जो मेटल है जब उसके ऊपर एटमॉस्फेयर एक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो उसके ऊपर एक्ट करती हैं, या कोई लिक्विड उसके ऊपर एक्ट करता है, तो वो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उस ऑक्सीडेशन के अमल को हम कहते हैं करियन, मतलब जंग लग जाना। उस मेटल को जंग लग जाता है, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, कॉपर को लग जाता है, ठीक है। तो जंग लगने के अमल को हम कहते हैं करियन। और ये लगता है किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मॉइस्चर के साथ मिलती है तो बनाती है एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जंग लगा देता है मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है। या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जब वाटर के साथ मिलती है तो बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड क्या करेगा, मेटल को जंग लगा देगा, ठीक है। या जो कार्बोनेट की वजह से, सल्फाइड की वजह से, या NO2 गैस, जो NO2 गैस है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर नाइट्रिक एसिड बनाती है, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो भी जंग लगा देता है। तो इसका मतलब है जो जंग लगता है वो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद हैं उनकी वजह से लगता है, क्योंकि वो गैसेस एसिड में तब्दील हो जाती हैं। बेटा वो गैसेस क्या बनाती हैं, एसिड बनाती हैं। जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो एसिड बना लेती हैं, एसिड की वजह से उनको जंग लग जाता है, समझो। तो एक जो जंग लगता है वो एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है, दूसरा लगता है लिक्विड की वजह से, वाटर की वजह से, या एसिड की वजह से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, या सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, उनकी वजह से उनको जंग लग जाता है। अच्छा, उनमें
जो सिल्वर है, गोल्ड है या प्लाटिनम, सिल्वर गोल्ड इनको कहते हैं नोबल मेटल्स। बेटा सिल्वर गोल्ड और प्लाटिनम इनमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है जंग से, इनमें जो रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो सोने को जंग नहीं लगता है, प्लाटिनम को, वाइट गोल्ड जिसको हम बोलते हैं, इसको भी जंग नहीं लगता है, या सिल्वर को भी इतना ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आयरन स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन जो होता है वो स्लोली उसको जंग लगता है। कॉपर, टिन और जो पीबी है, कॉपर है, टिन है, पीबी, इसको जंग लगता है मगर बहुत ही स्लो। जबकि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इनको हम रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, गासलेट जो होता है उसके अंदर रखते हैं। अगर गासलेट से इनको बाहर निकाल कर रखेंगे तो जल्दी फौरन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सोडियम मेटल आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर, सोडियम मेटल क्योंकि लेबोरेटरी में यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए हम सोडियम मेटल को यूज करते हैं। सोडियम मेटल को गासलेट के अंदर रखा जाता है। अगर गासलेट से निकाल कर थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे आप लोग तो आप देखेंगे फौरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि अल्कली मेटल और अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं ये बेटा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब मैग्नीशियम और बेरियम को ऑक्सीडाइज इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मगर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और फर्स्ट ग्रुप वाले सारे जो है बेटा, फर्स्ट ग्रुप वाले सभी मेटल सेकंड ग्रुप में बेरियम और मैग्नीशियम को छोड़कर, क्योंकि बेरियम और मैग्नीशियम जो होता है वो जितना इतना जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, उनके गिर्द ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है जो उनको फर्दर प्रोटेक्ट कर लेता है, बचा लेता है ऑक्सीडेशन से, फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा लेता है, फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाली जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इस ऑक्सीडेशन के अमल को हम कहते हैं करियन। अच्छा, ये जंग या जो करियन है एटमॉस्फेयर की वजह से होती है। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं बेटा, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनकी वजह से होता है। अच्छा, दूसरा जो जंग लगता है वो लगता है किसी लिक्विड की वजह से, वाटर की वजह से। वाटर में जो जंग लगता है वो ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा होता है। अगर सपोज करते लोहे को आप पानी के अंदर रखेंगे, कुछ दिनों के बाद देखेंगे उसको बिल्कुल ही इसके ऊपर जो है वो ब्राउन कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं रस्ट, और जिंक के ऊपर वाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड। कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, या कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट जो है उसका कवर हो जाता है, इसके ऊपर ग्रीन कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है जब उनको जंग लगता है। इसका मतलब है कॉपर के ऊपर जब जंग लगेगी तो ग्रीन कलर का मेटल डिपॉजिट होगा, जिंक के ऊपर वाइट कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है, और आयरन का कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है जब उसको जंग लग जाता है। और एनुअली सालाना 1/5 जो आयरन है इस तरह मतलब जो होता है वो लास्ट हो जाता है। 1/5 मतलब जितना प्रोड्यूस होता है उसका 5वां हिस्सा जंग की वजह से ज़ाया हो जाता है। तो अब जंग से बचाने के कौन से तरीके हैं, कौन सा तरीका जिससे हम जंग से बचा जा सकता है या करियन से बचाया जा सकता है? तो एक तरीका है इसको पेंट करने का। देखो आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, लोहे का जो दरवाज़ा होता है, खिड़की होती है, उसको हम पेंट कर देते हैं, वार्निश लगा देते हैं, पेंट कर लेते हैं, वार्निश लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, तो जंग से बचा जा सकता है। तो एक तो ये है कि कोटिंग कर दें इसकी, तो इसके ऊपर कोटिंग कर दें, तह चढ़ा दें ऑयल का, पेंट का, वार्निश का, इस तरह। दूसरा, कोटिंग विथ अनदर मेटल, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का तह चढ़ाया जाता है। बेटा एक मेटल है उसके ऊपर दूसरे मेटल का हम तह चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से भी करीन रुक सकती है, जिससे कहते हैं ग्लेवनाइज्ड आयरन। ग्लेवनाइज्ड आयरन का मतलब है जिंक की कोटिंग कर देते हैं, कहीं भी आ जाता है ग्लेवनाइज्ड आयरन। और क्वेश्चन आया भी है कि भाई ग्लेवनाइज्ड आयरन का मतलब क्या है? ग्लेवनाइज्ड आयरन का मतलब है जिसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाए, जिंक की कोटिंग की जाती है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। या टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग में टिन की कोटिंग करते हैं। अब जो आयरन है उसको वॉश करके, जो आयरन है उसको वॉश करेंगे, उसके ऊपर जो जंग लगा हुआ पहले उसको रिमूव करेंगे, जिंक को, जंग को रिमूव करने के बाद
उसी आयरन को वॉश करके ड्राई करके उसके बाद जो टिन मेटल होता है उसको पिघलाते हैं, टिन मेटल को पिघलाते हैं, मोल्टन टिन के अंदर उसको डिप कर देते हैं, इसको आयरन को, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ टिन के अंदर डिप कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो टिन जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। उसके बाद उसके जो जो है रेगमाल या इस तरह की चीज़ से क्या करते हैं, हम यूनिफॉर्म लेयर बनाते हैं, या ऐसी कोई पट्टी होती है जो उसको ऊपर घुमाते हैं ताकि यूनिफॉर्म लेयर बन जाए, क्योंकि कहीं टिन ज़्यादा डिपॉजिट होगा, कहीं कम होगा। ठीक है, उसको रगड़ेंगे ताकि उसके जो आयरन है उसके ऊपर जो जिंक की कोटिंग हो, सॉरी कापर की जो टिन की जो कोटिंग हो यूनिफॉर्म हो, एक जैसा लेयर बन जाए, यूनिफॉर्म लेयर। एक तो टिन प्लेटिंग है, जो खाने पीने के चीज़ें होती हैं, बर्तन होते हैं, जिस तरह डेकोरेशन की देगें वगैरह होती हैं, खाने पीने के चीज़ें होती हैं, उनको जंग लगता है, तो उन जंग को रिमूव करने के लिए टिन प्लेटिंग की जाती है। तो एक तो तरीका ये टिन प्लेटिंग करना, या ग्लेवनाइज्ड आयरन मतलब है जिंक की कोटिंग करना। ठीक है, मगर एक चीज़ दूसरी अहम है, जब वो कोटिंग उतर जाती है, कोटिंग उतरने के बाद उस चीज़ को जंग जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, मगर कोटिंग उतरने के बाद, कोटिंग मतलब वो जो पॉलिश उतर गई उसके बाद उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन कमर होगा वो फास्ट होगा। जब तक कोटिंग है तब तक उसको जंग नहीं लगेगा, जब कोटिंग उतर गई उसके बाद उसको जल्दी लगेगा जंग। तो एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का तह चढ़ा देते हैं। बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कापर प्लेटिंग, कापर की प्लेटिंग कर दें, कापर सल्फेट यूज़ करते हैं, कापर सल्फेट के जरिए कापर की प्लेटिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। निकल प्लेटिंग, निकल का तह चढ़ा सकते हैं। गोल्ड प्लेटिंग, गोल्ड का तह चढ़ा सकते हैं। सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर का तह चढ़ा सकते हैं। मतलब जो बेयर मेटल्स हैं या नोबल मेटल्स हैं उनकी कोटिंग की जाती है दूसरे मेटल के ऊपर जिसको जंग लग रहा हो, और जिसकी कोटिंग हम कर रहे हैं वो क्या है, बेयर, मतलब वो जो है बेयर मेटल्स का मतलब उसमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है या उसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है, उसको जंग जल्दी नहीं लगता है। ठीक है, उसकी कोटिंग कर देंगे। देखो, जिस तरह निकल है, निकल को भी इतना जंग जल्दी नहीं लगता है, कापर को भी इतना जंग जल्दी नहीं लगता है, सिल्वर है, गोल्ड है, उनको जंग नहीं लगता है, उनकी हम क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे। इसके ऊपर बेस मेटल्स के ऊपर, अगर बेस का मतलब आयरन की कोई चीज़ है, किसी और कोई मेटल की चीज़ है जिसको जंग लग रहा है, उसके ऊपर किसी और ऐसे मेटल के तह चढ़ा देंगे जिसको जंग न लगता हो। अलाई फॉर्मेशन, जो अलाई है बेटा उसको भी जंग नहीं लगता है। अलाई देखो हम पढ़ते रहे थे कि ऐसे मेटल का मिक्सचर होता है जिनका साइज एक जैसा होता है। आयरन क्रोमियम निकल, आयरन क्रोमियम निकल, इनके एटम का साइज एक जैसा है। इन मेटल्स को पिघलाते हैं, इन मेटल्स को क्या कहते हैं, पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उनको मिक्स कर देते हैं तो एटम जो होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब आयरन की जगह पे निकल क्रोमियम के एटम रिप्लेस हो जाएंगे, अलाई बन जाएगा। तो जो अलाई है उसको भी जल्दी जंग नहीं लगता है। जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस का मतलब है, स्टेन का मतलब है दाग, ऐसी स्टील होती है जिसके ऊपर दाग धब्बे नहीं लगते, जिसको जंग नहीं लगता है। आयरन क्रोमियम निकल का अलाई है, आयरन क्रोमियम निकल का अलाई होता है। या ब्रास है, कापर और जिंक का अलाई है, उसको जंग नहीं लगता है। तो ये तरीका भी है, मतलब जंग को बचाने के लिए एक तो आप जो नॉन मेटेलिक मटेरियल की कोटिंग कर दें, नॉन मेटेलिक मटेरियल हो मतलब ऑयल, पेंट, ग्रीस वगैरह ये लगा दें। एक तरीका ये भी है जंग से बचाने के लिए, जिसे हम यूज़ करते भी हैं। जो दरवाज़ा है मतलब लोहे का बना हुआ, इसको हम ऑयल पेंट कर देते हैं तो जंग नहीं लगता। ठीक है, या लोहे के जो खिड़कियाँ वगैरह होती हैं, जो लोहे की चीज़ें बनती हैं, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनको हम क्या करते हैं, ऑयल पेंट लगा देते हैं। ठीक है, ऑयल पेंट की कोटिंग कर देते हैं ताकि उनको जंग ना लगे। और जब वो ऑयल कोटिंग उतरेगी तो उसके बाद जंग लगना शुरू हो जाएगा, तो हमें दोबारा उसके ऊपर कोटिंग करवानी पड़ेगी, नहीं तो जंग उसको फास्ट लगेगा। तो और जंग जो लगता है ज़्यादा, देखो बारिश की सीज़न में ज़्यादा लगता है, किस वजह से, पानी की वजह से, पानी की वजह से उसको, और उसी पानी के अंदर एसिड भी होता है, क्योंकि जो एसिड रेन पड़ती है
सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, ठीक है। तो बारिश का पानी जब इन गैसेस के साथ मिल जाता है तो ये गैसेस पानी के अंदर सोल्यूबल है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बन जाता है, NO2 से नाइट्रिक एसिड बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये एसिड रेन जो होती है वो ज़्यादा जंग लगा देती है, ठीक है। या सपोज करते हैं जब ड्यू पड़ती है तो ड्यू में भी ऐसा होता है, ड्यू जो होती है वो मतलब शबनम जिसको बोलते हैं, उसके वो भी चीज़ों को जल्दी जंग लगाती है। जो मटेरियल की चीज़ें होती हैं उसको जल्दी जंग लग जाता है, ठीक है। सुबह के टाइम में सब कहते कार जो है अगर उनके ऊपर कपड़ा नहीं डालेंगे तो उसके अंदर जो ड्यू पड़ेगी तो उसको आस्ते आस्ते क्या करेगी, जंग लगा देगी, क्योंकि इसके अंदर गैसेस डिजॉल्व हो जाती है। वाटर के अंदर क्या हो जाती है, गैसेस डिजॉल्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस डिजॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो वाटर होता है वो प्योर वाटर नहीं होता मगर वो एसिडिक वाटर होता है, वो जल्दी जंग लगाएगा, जंग को जल्दी फास्ट कर देगा, ठीक है। तो ये था बेटा करियन एक्सपेरिमेंट। देखो करियन का मतलब है मेटल का ढके होना या मेटल का ऑक्सीडाइज होना, किसकी वजह से, ड्यू टू सराउंडिंग एक्शन ऑफ द सराउंडिंग में जो गैसेज हैं उनका असर पड़ता है या मॉइस्चर का असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसको जंग लग जाता है। और जंग में अब देखो जंग की स्पीड भी एक जैसी नहीं होती है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं, नोबल मेटल, जिनको जंग नहीं लगता है, जिनमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम। आयरन को जो जंग लगता है वो स्लोली लगता है, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का मेटल डिपॉजिट होता है, और जो जिंक है उसके ऊपर वाइट कलर का मेटल डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन मैंने आपको बता दी कि कौन से प्रिवेंशन है इसकी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे।